Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is हिंदी ग्रामर एंड आज हम इस बुक का नाम है व्याकरण एवं रचना और आज इस बुक में हम लेसन 16 की रीडिंग करेंगे। लेसन 16 का नाम है उपसर्ग। आज इस लेसन में ही उपसर्ग को पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे तरीके से इसको क्लियर करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेसन। अब हम बात करते हैं उपसर्ग कहते किसको हैं, है ना। तो उपसर्ग जो होते हैं वो हमारे जो शब्द होते हैं उसमें पहले जुड़ते हैं। शब्द जो होते हैं उनसे पहले जुड़ते हैं। देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मतलब वे शब्द जो शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उपसर्ग कहते हैं। शब्द रचना के तत्व अब हम पढ़ लेते हैं। जो शब्दांश अथवा प्रक्रिया नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें शब्द रचना के तत्व कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जो शब्दांश अथवा प्रक्रिया जिसके द्वारा नए शब्दों की रचना की जाती है, वे शब्दांश या प्रक्रिया वो प्रक्रिया जिसके द्वारा नए शब्दों की रचना की जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? शब्द रचना के तत्व कहते हैं, है ना। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास शब्द रचना के तत्व हैं जिनका पृथक पृथक अध्याय के अंतर्गत विस्तृत वर्णन किया जाएगा। आगे हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। इनके द्वारा की जाने वाली शब्द रचना की प्रक्रिया को भली प्रकार समझिए। देखिए क्या है, देख लेते हैं। निरपराध, निरपराध हो जाएगा आपका पराजय, परा जमा जय क्या हो जाएगा? पराजय। से जमा फल क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। वि जमा देश क्या हो जाएगा? विदेश हो जाएगा। अव जमा गुण क्या हो जाएगा? अवगुण हो जाएगा। नि जमा डर क्या हो जाएगा? निडर हो जाएगा। उपयुक्त शब्दांशों के पढ़ने से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं। क्या ज्ञात होता है? सभी शब्दांश शब्दों के पहले जोड़े गए हैं। मतलब जो हमने शब्द ये लगाए हैं, शब्दांश जो हैं वो शब्दों से पहले जोड़े हैं, पहले ऐड किया है इनको। इन शब्दांशों के योग से शब्दों का अर्थ ही बदल गया है। मतलब इनको अगर हमने ऐड किया तो पूरे के शब्द का अर्थ ही बदल गया। जैसे स है, यहाँ पर क्या है? फल है, और अगर हमने स यहाँ पर लगा दिया तो क्या बन गया? ये हमारा सफल बन गया। पूरी तरीके से फल का अर्थ परिवर्तित हो गया, सफल बन गया। इन शब्दांशों के योग से नए शब्दों का अर्थ ही बदल गया, पूरी तरीके से बदल गया। शब्दांशों के जुड़ने पर शब्द भेद ही बदल गया, शब्द भेद भी पूरी तरीके से बदल गया है। जैसे फल संज्ञा है और सफल विशेषण है ना। यहाँ पर अ स्तंभ के शब्दांश ब स्तंभ के शब्दांशों में जोड़े गए हैं। दोनों को जोड़कर ही स स्तंभ के शब्द बने हैं। देखिए इसमें क्या है, ये आपका अ स्तंभ मान लिया गया है, ये ब मान लिया गया है और इसको स। तो इन दोनों के मिलने से ही, अ और ब के मिलने से ही क्या नया स्तंभ बना है? क्या है ये? एक नया शब्द बना है। स मतलब एक स्तंभ, नए शब्द बने हैं इसमें, है ना। अब हम बात करते हैं उपसर्ग के भेद के। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लेते हैं पहले। जैसे दुष, ये क्या है? ये इधर की साइड आपके उपसर्ग दिए गए हैं और इधर आपके शब्द या फिर अर्थ हम इसको बोल सकते हैं। जैसे दुष है, यहाँ पर दुष का क्या अर्थ होता है? बुरा होता है ना। इधर अर्थ दिया गया है, शब्द नहीं है। तो दुष का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। अब इसकी कुछ उदाहरण है। अगर दुष का हम प्रयोग कर्म में करेंगे तो आपका दुष्कर्म हो जाएगा, और साहस में करेंगे तो दुस्साहस हो जाएगा, दुष्चरित हो जाएगा और दुष्कर हो जाएगा। ऐसी निश का अर्थ होता है बिना, है ना। जैसे निश्चल, निश्चय या फिर निसंदेह। वी का अर्थ क्या होता है? विशेष या फिर अलग या फिर उल्टा। उदाहरण इसके वियोग, विभाग, विदेश या फिर विज्ञान। परा उल्टा या फिर पीछे इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ है पराजय, पराक्रम और पराभव और पराकाष्ठा। परि इसका अर्थ होता है सब ओर, है ना। परिक्रमा, परिचर्या और आपका परिणाम, परिवर्तन, ये इसके कुछ उदाहरण है। आगे, अधिक या फिर ऊपर या फिर इसका उत्कृष्ट होता है अर्थ। इसके क्या है उदाहरण?
प्रबल, प्रगति, प्रख्यात, प्रचार या फिर प्रसार। अब प्रति है, प्रति का अर्थ होता है और या हरेक या फिर विरोध। प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्येक, प्रतिभागी, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। अब हम ए का अर्थ होता है, अगर ए कहीं पर लग जाता है तो उसका अर्थ होता है अभाव या फिर नहीं होना, है ना। व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्दों के पूर्व आता है, मतलब जो व्यंजन होते हैं आपके, उनके स्टार्टिंग में इसका यूज किया जाता है। जैसे से क्या है, एक व्यंजन है, इससे पहले हम इसको लगाएंगे, असमान हो जाएगा। और अशांति, असमांतर, असंभव और अभाव। अन का अर्थ होता है नहीं या फिर अभाव। इसमें अनाचार, अनेक, अनादि, अनादर और अनावश्यक आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। अति का अर्थ होता है अत्यधिक, अधिक होता है। और इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल अत्यंत, अत्युत्तम, अत्यधिक या फिर अत्याचार, अधि, ऐसे ही कुछ आगे इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। हिंदी के हैं आप। हिंदी में आपके ओ का प्रयोग, ओ का अर्थ होता है हीनता या फिर रहित के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ओगुण, ओघुट या फिर ओतार, है ना। निषेध, इसका अर्थ होता है रहित, निषेध या रहित। जहाँ पर ये लग जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर निषेध या फिर रहित से यहाँ पर परिपूर्ण है, जैसे निडर या फिर निहत्ता। इसके अलावा भर, भर का अर्थ होता है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। अब हम उर्दू के कुछ बात कर लेते हैं, उर्दू के उपसर्ग के। जैसे बे है, बे का अर्थ होता है रहित, है ना, रहित। जैसे बेईमान है, बेचारा, बेवकूफ, बेइज्जत, बेखटके, बदनाम, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। ऐसे ही बद है, बद का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है। अच्छा, ये हमने बे में पढ़ लिए हैं, कोई बात नहीं है। बद का अर्थ होता है बुरा, इसके एग्जाम्पल हैं बदनाम, बदकिस्मत, बदहजमी, बददुआ आदि इसके उदाहरण हैं। ला का अर्थ होता है अभाव या फिर बिना, जैसे लाइलाज, लावारिस, लापरवाह या फिर लापता। खुश का अर्थ होता है अच्छा, और इसके कुछ उदाहरण हैं खुशबू, खुशखबरी, खुश नसीब या फिर खुशकिस्मत। ऐसे ही सर, सर का अर्थ होता है मुख्य, और इसका प्रयोग मतलब उदाहरण दिए हैं सरकार, सरहद, सरदार। बा, साथ दिया है, जिससे बाकायदा, बाइज्जत, है ना। इसका क्या है, साथ, बा का अर्थ होता है साथ। बै है, इसका अर्थ होता है अनुसार या फिर के साथ या फिर में, जैसे बनाम, बदौलत, है ना, बकलम। गैर का भिन्न होता है, जैसे गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, इसके कुछ उदाहरण हैं। ऐसी कुछ आगे दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं उपसर्ग की भांति प्रयोग में आने वाले संस्कृत अव्यय। जैसे से का अर्थ होता है सहित, जैसे सजल, सपरिवार, सहर्ष। सत का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सज्जन। और आपका सदाचार, सद्भव, सत्पुरुष। और सह का अर्थ होता है साथ, सहयोग, सहोदार, सहकारी, सहपाठी, है ना। इसी प्रकार अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग प्रचलित हैं, जैसे डिप्टी, है ना। इन ये आगे लग जाएंगे, जैसे डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है। सब का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में, सब इंस्पेक्टर, सब जज, है ना। वाइस, वाइस का वाइस चांसलर या फिर वाइस प्रेसिडेंट, इनके प्रयोग हम इंग्लिश में करते हैं उपसर्ग के। अब इस लेसन के अभ्यास की हम बात कर लेते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। जैसे जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उनमें परिवर्तन ला देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें कहते हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उनमें परिवर्तन ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है या फिर सर्वनाम कहा जाता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। जो शब्दांश अधिक या प्रक्रिया, जो शब्दांश अथवा प्रक्रिया नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्य रचना के तत्व, भाषा रचना के तत्व, शब्द रचना के तत्व या सभी कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द रचना के तत्व कहते हैं। सुमेल कीजिए, अब हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है ना। जैसे दुष्क्रम, है ना, दुर लगा है, इसको द्विक्रम, ये क्या हो जाएगा आपका दुष्क्रम हो जाएगा। ऐसी परिक्रमा,
परिक्रमा, आपका क्या हो जाएगा? परिक्रमा। अन आचार, क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। दौलत, क्या हो जाएगा? बदौलत हो जाएगा। तो ये थी इस लेसन की एक्सरसाइज। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको जल्द ही मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।